Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉब्लम सीरीज चल रही है। प्रॉब्लम सीरीज का टाइम भी है। जेई मेन जेई एडवांस दोनों पेपर आने वाले हैं और जो भी बच्चे ठीक है नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं उन सब के लिए ये प्रॉब्लम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो डेली ब्रश अप होते रहेंगे और जो भी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सीरीज ले रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आइदर इट इज ऑफ काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, एसएचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिस भी टॉपिक के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चंस में ठीक है उस टॉपिक के मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, तो उन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स के नाम भी अपने अलग अलग वीडियोस में बता रखे हैं। राइट, तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से कंसेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मेरे जो है कंसेप्चुअल सीरीज के भी लेक्चर चल रहे हैं। अभी मैंने वेक्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 2 है, गॉस लॉ के बाद वाला पार्ट है, वो 1-2 दिन में सारे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर्स का भी जो 3-4 लेक्चर्स बचे हैं अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्वेश्चंस के 2-3 लेक्चर और बनेंगे, ये सारे अपलोड हो जाएंगे आने वाले 3-4 दिनों में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेक्टर्स जो 10th से 11th मूव कर रहे हैं उनके लिए वेक्टर्स शुरू के 20-25 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वेक्टर्स सारे अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। जो 11th से 12th जा रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो सारे अपलोड हो जाएंगे विद इन कमिंग 2 डेज। ठीक है, तो आप ऐसे सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ते रहिए जब तक आपका आईआईटी जेईई एग्जाम आएगा। जो भी कमिंग एक्सपीरियंस है, मैं राइट 2021 में जो प्रिपरेशन करेंगे, 2022 में जो प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए ये कंसेप्चुअल सीरीज चल रही है। आप सीक्वेंशियल मैनर में प्रिपरेशन करते जाइए और आप लोगों को आई कैन गारंटी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट सीखना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन का एप्लीकेशन आप लोग प्रॉब्लम सीरीज से समझिए। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई किया जा सकता है और फिर प्रैक्टिस के लिए आप 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स खरीद लीजिए सॉल्व्ड एग्जांपल की, आइदर इट इज ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन और टीएमएच पब्लिकेशन। ठीक है, तो उससे आप लोगों की जो है वो जर्नी एक कॉन्फिडेंस के साथ चलेगी और फिर आप लोग जो है आगे जरूर जो है आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, और पढ़ाई जब आप करें तो मजे के साथ करें। ठीक है, पढ़ाई कभी भी प्रेशर में आके ना करें कि हमें एग्जाम क्लियर करना है इसलिए पढ़ाई करनी है, नहीं, ऐसा नहीं। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी पढ़ाई करता है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर उसका परफॉर्मेंस जो है वो खराब करेगा। राइट, तो आप लोग जो भी पढ़ें उसको मजे के साथ पढ़ें, चीजें समझ में आनी चाहिए, दैट्स इनफ। ठीक है, एग्जाम क्लियर विलियर हो जाएगा। आप लोग तो बस ईमानदारी से और मजे के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। राइट, ओके, तो आज का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज अगेन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डालूंगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा। ठीक है, और उसके बाद जो मैं डालूंगा वो सेंटर ऑफ मास का एक बढ़िया सा क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपके जेई एडवांस में आ सकता है और ये लेवल बी का क्वेश्चन है मेरा। राइट, देखिए, टू इंक्लाइंड प्लेन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन द ग्राउंड। ये जो इंक्लाइंड प्लेन्स है ना, ये ग्राउंड में सेपरेटेड है 15 मीटर से। द एंगल ऑफ बोथ द इंक्लाइंड इज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये जो पहली इंक्लाइंड है, इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं ओ डैश बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं, या फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ए बोलता हूं तो ज्यादा बेटर है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहा है इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। तो OA की जो एंगल है वो 37 डिग्री दे रखा है और O डैश बी के जो एंगल है वो 53 डिग्री दिख रहा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, ये फ्रॉम है, वन इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इट। अब एक बॉल को मैं इस इंक्लाइन से परपेंडिकुलरली फेंक दिया, मतलब ये जो एंगल है इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल वो 90 डिग्री है इसके। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से नहीं, इस इंक्लाइन से 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री जो मैं इंक्लाइन पे खड़ा होकर फेंकूंगा ना, तो इंक्लाइन के सीधा फेंक दिया मैंने परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, द बॉल हिट्स द अदर इंक्लाइंड परपेंडिकुलरली। अब बोल रहा है कि ये जो बॉल है वो इस इंक्लाइंड को भी परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज 20 मीटर पर सेकंड। इसकी जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है ना वो भी 20 मीटर पर सेकंड है, ये भी गिवन है। बोल रहा है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। देखिए, इस पार्टिकल का मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दिया।
बहुत आसान है क्वेश्चन। लोग क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा वो कंसेप्ट का अप्लाई करना है। देखिए ग्रेविटी ऐसे लग रही है क्या, ग्रेविटी तो इस ग्राउंड से सरफेस से लगेगी, मतलब जी ऐसे लग रही है, तो बस मैं जी के अलोंग ब्रेक कर देता हूँ सब चीज को, क्योंकि जी के परपेंडिकुलर जो होगी, मतलब ये जो मोशन होगा ये वाला, ये अनचेंज होगा, और जी के जो अलोंग वाला मोशन होगा इसको ग्रेविटी चेंज करेगी। तो ये एंगल मैं निकाल लेता हूं, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए मेरे पास हमेशा मैं एक तरीका अपनाता हूं कि इफ टू लाइंस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, देयर परपेंडिकुलर विल आल्सो मेक एन एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्या बोला मैंने, अगर दो लाइन एंगल थीटा बना रही है तो इनका जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये परपेंडिकुलर, ये भी एंगल थीटा बनाएंगे हमेशा हमेशा। तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल था क्या, और ये इंक्लाइंड था, इनके बीच का एंगल थीटा था, तो ये इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर, इनके बीच का भी एंगल थीटा होगा। बस इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपसे एंगल निकालने में कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो इसी तरह से मैं बोलता हूं, अगर ये लाइन और ये लाइन इंक्लाइंड एंगल 37 डिग्री बना रही है, तो इसका परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड से जो परपेंडिकुलर आएगा, ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। मतलब इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया क्या, प्रोजेक्शन, और इसका परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया, वर्टिकल का परपेंडिकुलर, ये एंगल 37 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल 53 डिग्री होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से मैंने प्रोजेक्ट किस पे किया है, 53 डिग्री पे, राइट। अब आप देखते हैं ये इस पॉइंट पे कहां पे गिर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी ये परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, और सिंस इन दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री है, तो इस लाइन का जो ये परपेंडिकुलर है और यहां से जो वर्टिकल का एंगल भी 53 डिग्री होगा क्या, अरे होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अगर सपोज मैं बोलता हूं ये v वेलोसिटी से फॉल की हुई है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v sin 53 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, मतलब u cos 53 डिग्री की, बस। और u की वैल्यू तो आप लोग गिवन है, तो v की वैल्यू आ जाएगी। देखिए u cos 53 डिग्री बहुत आसान है, बहुत आसान है, v की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, u cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू v sin 53 डिग्री, ठीक है। 53 डिग्री आप लोगों को पता है कितना होता है, 4/5, और cos 53 3/5, तो u की वैल्यू कितनी है, 20 है क्या, 20 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू v की वैल्यू मुझे निकालनी है 4/5, 5 से 5 गया, ये 4 को मैं 5 टाइम्स कैंसल आउट किया, v की वैल्यू मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड आ गई क्या v की वैल्यू। एक बार मेरे को v की वैल्यू आ गई, तो मैं ये वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, v cos 50 होगा क्या, ये वर्टिकल कंपोनेंट vy, तो यही से मैं vy कैलकुलेट कर देता हूँ, इट विल बी v cos 53 डिग्री, क्योंकि ये v है, तो v मतलब 15 cos 53 मतलब 3/5, तो इट इज एक्चुअली 9 मीटर पर सेकेंड, ये vy हो गया। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बस, लेकिन ये जो vy है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 9 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और देखिए इनिशियली जो वेलोसिटी थी इस प्रोजेक्टाइल की, वो क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड थी क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकंड थी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो uy थी 20 sin 53, sin 53 डिग्री इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसको 4/5 बोल दूं क्या, तो ये एक्चुअली 16 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन आ गया, ये uy आ गया, कितना आ गया uy आपके पास, 16 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बस अब तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल, इसका 16 मीटर पर सेकंड जो ऊपर वेलोसिटी थी वो कितना हो गई, 9 मीटर पर सेकंड नीचे। तो आप लोग y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी v फाइनल इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकंड। हम लोग हमेशा साइन कन्वेंशन लेते हैं ना, मैं ऊपर को पॉजिटिव ले लेता हूं और नीचे को नेगेटिव ले लेता हूं, अरे ले लेता हूं, तो v फाइनल -9 मीटर पर सेकंड और v इनिशियल आपके पास 16 था, प्लस 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको, g कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि g नीचे लग रहा है,
तो देखिए -9 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल्स टू ये v यू कितना है 16 प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू टी। बस खत्म हो गया सवाल, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अरे आ जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है ये कितना जाएगा -16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास बड़ी आसानी से आ जाएगी, 16 और 9 25, 25 डिवाइड बाय 10 2.5 सेकेंड, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। बहुत आसान था, अरे बहुत आसान था। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वेट करनी थी, आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। एक बार ये वेलोसिटी आ गई, वाई कंपोनेंट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, खत्म हो गया सवाल। अरे खत्म हो गया, बहुत इजी था। अब आप देखते हैं, ये बोल रहा है कि वर्टिकल हाइट h ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये h हाइट कितनी थी, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्रोजेक्शन की h हाइट कितनी थी, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना ऊपर था, कैसे निकालेंगे? अरे कैसे निकालेंगे? मैं यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दूं क्या? देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दूं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इस बी पॉइंट पे, यहां पे मीट किया ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ए पॉइंट से ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ जाएगा। एक बार मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया तो मैं ये एच हाइट निकाल लूंगा क्या? कैसे निकालूंगा? देखिए सिंपल ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या करूंगा मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। देखिए मेरे पास ये ग्राउंड था, ठीक है, यहां से एक इंक्लाइंड ऐसा था 37 डिग्री पे और एक इंक्लाइंड ऐसा था 53 डिग्री पे, ठीक है। एच हाइट से मैंने इसको यहां से फेंक दिया था, ये है एच हाइट, ठीक है। ये एच हाइट से मैंने इसको थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल को मैंने परपेंडिकुलर थ्रो किया और ये ऐसा घूम के कुछ यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर गिरा। ये एंगल 53 डिग्री था, ये एंगल 37 डिग्री था, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ये एच हाइट निकालना है, मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। सिंस मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है तो मैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकता हूं कि ये x कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाइड बाय इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, ये एंगल 53 डिग्री था। ये सब मैंने ऊपर बता दिया है, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके देख रहे होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा, ये एंगल 53 डिग्री था। तो 20 cos 53 डिग्री, ये वेलोसिटी तो इसकी अनचेंज रहेगी, 20 cos 53 डिग्री मतलब ux की जो वैल्यू आएगी, ux इज इक्वल टू 20 cos 53 मतलब 3/5, ये 4 टाइम्स कटेगा और ये 12 मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास 2.5 सेकंड्स आई है, तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं x डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ux इंटू टी हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 12 इंटू 2.5 आएगी, ठीक है। 24 और ये 30 मीटर हो जाएगा क्या? देखिए बड़ी आसान है, ये आपके पास 30 मीटर हो जाएगा, ये 15 मीटर का है लेंथ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए एक्चुअली एक बार मेरे पास ये इस ट्रायंगल में ये लेंथ आ गई ना, इस लेंथ को मैं सपोज करते हैं एस लेंथ बोल देता हूँ। एक बार मेरे पास ये एस लेंथ आ जाएगी ना, ठीक है, एच के टर्म्स में, और ये लेंथ आ गई मेरे पास एच के टर्म्स में, ये वाली लेंथ, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा tan 53 डिग्री इज इक्वल टू दिस लेंथ, इसको y बोलता हूँ, y बाय एस, और ये y और s दोनों मेरे पास h के टर्म्स में, ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी। ये कंसेप्ट लगाना चाहता हूं मैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये x निकाला, x में से ये 15 घटेगा और ये वाला पॉइंट घट जाएगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं h cot 37 बोल दूं क्या? देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं लगाऊंगा tan 37 डिग्री इज इक्वल टू h बाय, इस चीज को मैं क्या बोल दूं, इस चीज को मैं बोल देता हूं m, h बाय m, ठीक है। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो h cot 37 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और h cot 37 डिग्री आप लोगों को पता है कितना होता है, 4h/3, 4h/3 हो जाएगा m की वैल्यू। तो ये m की वैल्यू आप 4h/3 डाल दीजिए तो s आपके पास निकल के आ जाएगा। देखिए s इज टोटल डिस्टेंस x माइनस 15 मीटर, ये वाली लेंथ माइनस ये 15 मीटर है m, जो मैंने ये वेरिएबल 4h/3 निकाला, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर माइनस 15 मीटर माइनस 4h/3, इट इज एक्चुअली 15 माइनस 4h/3, ये आपके पास s निकल के आ गया। इसी तरह से आप
ये y भी निकाल लीजिए। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, h प्लस ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं निकालता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है और इनिशियली प्रोजेक्शन गिवन है ये वाला 20 sin 53 डिग्री। 20 sin 53 डिग्री मतलब 4/5। तो ये यहाँ से 4 टाइम्स कटेगा, एक्चुअली 16 मीटर पर सेकंड ये मेरे को गिवन है। तो मैं लगा देता हूँ 16 इंटू 2.5 UT माइनस में हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 मीटर। 16 इंटू 2.5 40 मीटर माइनस 5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी एस की। ठीक है, एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डी बोल देता हूं, तो यहां पे डी लिखता हूं इस चीज को मैं डी। सिंपल ज्योमेट्री थी, तो इस चीज को आप कैलकुलेट कर लेंगे 40 मीटर माइनस 5 इंटू 6.25 और ये जो वैल्यू आप लोगों के पास निकल के आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 8.75 मीटर। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ गई 8.75 मीटर। टोटल वाई, ये जो मैंने डिस्टेंस माना है, y इज इक्वल्स टू एच प्लस डी, मतलब h प्लस 8.75 मीटर। खत्म हो गया सवाल। अब बस tan 53 ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। tan 53 डिग्री मतलब 4/3 इज इक्वल्स टू h प्लस 8.75 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 4h/3। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा h की वैल्यू। ठीक है, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको। सिंपल सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.05 मीटर। सिंपल है, ये लीनियर इक्वेशन, ये तो सॉल्व हो जाएगी आपके पास। क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक भी वैसे आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, h की वैल्यू 4.05 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और किस तरह से हम लोगों ने h की वैल्यू निकाली आप लोगों ने देखी। ठीक है, h की वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपली एक कंसेप्ट का ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, मैंने ये x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ से ये जो x होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने पिछले इक्वेशन से निकाल दी थी, और उससे मैंने यहाँ से इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ निकालने की कोशिश की और फिर tan 53 इज इक्वल्स टू दिस टोटल y बाय s करने की कोशिश की। सिंपल था, बहुत आसान था, बस h के टर्म्स में मेरे को इस s और इस y को कैलकुलेट करना था, बाकी मैंने सब चीज ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। ठीक है, पहला पार्ट जो निकालना वो सबसे आसान था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट निकालना इज वेरी मच इजी, राइट। तो ये था आज का पूरा सवाल। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, काइनेमेटिक्स का, ये खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, हमेशा क्वेश्चन पढ़िए, खुद से बनाइए। ठीक है, 10 मिनट दीजिए खुद को, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। इनफैक्ट 10 नहीं 5 मिनट दीजिए। अगर नहीं बनता तो फिर आप लोग जो मेरा ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर लाइकिंग माय वर्क। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।